हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी डी ब्रोगली वेवलेंथ की। और उस डी ब्रोगली वेवलेंथ में हम लोगों ने रिलेशंस देखे थे किसके साथ, लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ विद मोमेंटम, और दूसरा हमने देखा था विद काइनेटिक एनर्जी। और लास्ट जो हमारा जो फॉर्मूला आया था वो आया था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। ठीक है, जहां पे ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये क्या हो गया, मास हो गया उस पार्टिकल का, और एच हमको पता है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। सो यदि हम लोग बात करते हैं किसकी, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, यदि हम स्पेशली इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम लोगों ने h इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर वॉट -34 जूल सेकेंड्स, m is equals to 9.31 into 10 to the power -31 kg। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जब हम लोगों ने लिखी, और काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिखा बेटा क्या, चार्ज इनटू पोटेंशियल विच इज q इनटू v। ठीक है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, v इज पोटेंशियल नॉट वेलोसिटी, राइट। सो यहां से ये फॉर्मूला जो मेरे पास आता है वो आता है लैम्डा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय v एंगस्ट्रॉम। तो इस बात को बड़े ध्यान से सुनना कि ये जो फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी वो किसके बराबर होगी हमारे पास, रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय वी के बराबर होगी। क्लियर है सब लोगों को। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतना सीख लिया था कि डी ब्रोगली के अनुसार हमें ये पता लगा कि जो हमारे मैटर होते हैं उन मैटर्स की भी क्या होती हैं, वेव्स होती हैं, जिनको हम लोग मैटर वेव्स बोलते हैं या फिर डी ब्रोगली वेव्स के नाम से जानते हैं, जिनका लेमडा जो होगा वो किसके बराबर होगा, एच अपॉन एम वी के बराबर होगा, जो कि हमने पूरा डिराइव किया है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ ने ये ऑब्जर्व किया या ये बताया कि जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में जो घूम रहा है, उसका क्या होगा, मैटर वेव भी होगा। ठीक है, जो कि कैसी प्रॉपर्टी रखता है, एक स्टैंडिंग वेव की। तो स्टैंडिंग वेव की आपसे बात करूं तो स्टैंडिंग वेव क्या हो सकता है, तो स्टैंडिंग वेव के लिए अपन लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं स्टैंडिंग वेव। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, आपने स्ट्रिंग वेव देखा होगा, है ना, कौन सा, स्ट्रिंग वेव या फिर वाटर वेव की अपन लोग बात करें तो यहाँ पे जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और स्ट्रिंग वेव का मतलब क्या हुआ, इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक मैंने ये ले लेते हैं, मान लो मेरे पास क्या है, ये एक डब्बी है, ये है ना, ये बॉक्स है। इस साइड से मैंने क्या किया, इसमें छेद किया, दो इधर और दो इधर, दोनों साइड में दो दो मैंने छेद किए, उसमें से मैंने धागा डाल दिया, और धागा डाल के एक धागा इधर पकड़ा और एक धागा इधर पकड़ा। तो आपने देखा होगा जब हम लोग उसको घुमाते हैं फिर ऐसे खींचते हैं ना, तो एक टाइम बाद हमें क्या लगता है कि हमारा जो हाथ है ये खुद से अंदर बाहर हो रहा है, और जब साइड से हम लोग उसको देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से वो वेव दिखाई देती है, इस तरीके से वो दिखाई देती है। इसको अपन लोग स्टैंडिंग वेव के नाम से जानते हैं। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी देखने को मिली कब, जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो उसकी क्या आती हैं, वेव्स होती हैं। तो यहां से इस थ्योरी से बेसिकली हम लोगों को ये आइडिया लगा कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था क्या, कि लाइट जो है मेरे पास उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ठीक है, फिर हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो मैटर है वो भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर शो कर रहा है। ठीक है, जो मेरे पास पार्टिकल है, मतलब सॉरी, जो मैटर है वो भी पार्टिकल और वेव नेचर शो करता है, बट एक टाइम पे एक बोलते हैं हम लोग, है ना, कि एक टाइम पे या तो पार्टिकल नेचर होगा या फिर उसको अपन लोग कैसा मान सकते हैं, वेव नेचर मान सकते हैं। बात समझ में आ रही है सब लोगों को। इस चीज को प्रूफ करने के लिए यदि हम बात करें कि कोई ऐसी जगह, कोई एक ऐसा सोर्स जहां से हम लोग ये समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बेसिकली किस नेचर का होता है, वो वेव नेचर भी शो करता है। तो इसके लिए बेटा फिजिक्स में एक फिनमैन की एक बुक आती है, तो उसमें 3 वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। तो जब आप लोग वॉल्यूम 3 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि जो मैटर है वो एक वेव फॉर्म है, मतलब वेव फॉर्म भी शो करता है। उसका एक छोटा सा झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप समझने की कोशिश करना कि क्या एग्जैक्टली उसके थ्रू समझाया गया हमको। फिर उसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, तब हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं क्या था वो। सो इतना क्लियर हो गया होगा सबको, ये कैसा है, उसके अंदर नेचर देखा गया है ना, जो मेरे पास
यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ था, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ पे उसने बोला कि जो मैटर होगा यहाँ पे उसके अंदर कैसा नेचर पाया गया, क्या स्टैंडिंग वेव्स है ना, किसके तरीके से, स्प्रिंग वेव हो गया, वाटर वेव हो गया, ये सब इसके एग्जांपल हो गए, राइट। अब हम लोग उसके हिसाब से चलते हैं, जो फिनमैन की बुक में जो दे रखा है, जो समझाया है, वो क्या समझाया आप समझने की कोशिश करना। मान लो इस साइड में यहाँ पे क्या किया गया, एक बेटा गन बनाई गई है ना, ये गन है कोई, है ना, और गन मशीन बोल देते हैं इसको, ये गन मशीन है जिसमें से क्या निकलेंगे, बुलेट्स निकलेंगे, इसमें से क्या निकलेंगे, बुलेट्स निकलेंगे, तो ये सोर्स है, ये सोर्स है जहां से बुलेट्स निकलने हैं। अब मैंने क्या किया, एक यहाँ पे क्या बना दिया, एक वॉल बना दी, वॉल मतलब दीवार है ना, ये वॉल बना दी, और ये वुडन पीस ले लिया कुछ मैंने, क्या लगा दिया मैंने, ये वुडन वुडन पीस का एक इस तरीके से वॉल बना दिया। अब यहां से क्या है, ये ऑब्जर्व हुआ कि इस साइड से मेरे पास क्या होंगे, जो बुलेट्स होंगे, बुलेट्स को ऐसे फायर किया जाएगा, तो इस साइड से बुलेट फायर कर रहे हैं, ये छेद है। अब इस छेद इतना बड़ा है कि इसके अंदर से बुलेट जो है वो इजीली मूव कर सकता है। तो इस साइड से तुमने देखा कि इस साइड से ऐसे फायर करेंगे, है ना, इधर से फायर करेंगे, तो इसके हर एक पॉइंट से जब आप इधर कोने पे टच करेगा तो क्या होगा, कुछ बुलेट्स इससे टकराएंगे, कॉर्नर से इधर भागेंगे, इस साइड से कुछ टकराएंगे तो इधर भागेंगे। तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि हर कॉर्नर से यदि बुलेट टकराएगा तो क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में बुलेट जा रहे होंगे। इन्होंने क्या देखा कि पहले इस वाले छेद को क्या किया, इन्होंने बंद किया, ठीक है, इस वाले होल को क्या किया, बंद किया। जो बुलेट्स की फायरिंग हो रही है वो सिर्फ इसी के अंदर हो रही है, इसी के साइड से बुलेट इसी के अंदर से जा रहे हैं। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मान लो इस साइड में ये ऑब्जर्व मतलब क्या है, कुछ ये वुडन से क्या निकले, फायरिंग की, यहाँ पे ये वुडन आर्टिकल मैंने एक ले लिया, और इस पे मुझे एक पैटर्न फॉलो हुआ, जब हम लोग इसकी फायरिंग कर रहे थे तो इसका एक पैटर्न फॉलो हुआ, और वो पैटर्न कुछ इस तरीके से आया, ठीक है, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व हुआ मुझे। मतलब यहां से क्या पता लग रहा है, यहां से ये पता लग रहा है कि इस साइड में जो मेरे पास एम्पलीट्यूड है इसका, वो कैसा है, मेरे पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब एम्पलीट्यूड की बात ना करके यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस जगह पे नंबर ऑफ बुलेट्स जो फायर हो रही हैं वो उसकी नंबर ज्यादा है। तो इस साइड में यहाँ पे ये बता सकते हैं नंबर ऑफ बुलेट्स के बारे में। तो इस साइड में नंबर ऑफ बुलेट्स का रीजन जो होता जा रहा है, ये वाला रीजन, ये कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये वो रीजन है जिस जगह पे बुलेट्स जो होती हैं वो ज्यादा फायर हो रही है, ठीक। इसको मैंने क्या बोल दिया, ये P1 बोल दिया, जब अपन लोग इसको खोल रहे हैं, अपर्चर को खोल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हमने ये बंद कर दिया, अब हमने इधर से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, इस साइड से फायरिंग कर रहे हैं हम लोग बुलेट्स की। अब ये बुलेट्स क्या होंगी कि इसके अंदर से सब जगह ऐसे बुलेट्स इस तरीके से जा रही हैं, कोई बुलेट इधर टकराएगी इधर भागेगी, कोई बुलेट इधर टकराएगी इसके अंदर, क्योंकि भाई इस तरीके से एक हॉलो एक बना दिया, तो इसके ऐसे गई बुलेट तो इसके सरफेस से टकराई तो इसी साइड में भागेगी, यार इस साइड में टकराएगी तो इधर भाग जाएगी। बात समझ में आ रहा है। तो इनके डायरेक्शंस चेंज होंगे इस साइड से, बट इसका जब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो वो कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व हुआ मेरे को। मतलब ये वो रीजन था जिस रीजन में मेरे को क्या देखने को मिला, बुलेट्स ज्यादा देखने को मिले। बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये P2 आ गया, क्या आ गया, ये P2 आ गया। क्लियर है। इसको थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए तुम एकदम सीधा लेके जा रहे हो तो उसको कुछ इस तरीके से बना सकते हो, कैसे, यहाँ पे ऐसे ले सकते हो, मतलब ये वो वाला जगह आ गया जहां पे नंबर ऑफ बुलेट्स ज्यादा आ रहे हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को, ये P2 है और ये P1 है। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटा कि जब हमने दोनों साइड से ये भी खोल दिया और ये भी खोल दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल इस तरीके से बुलेट्स को फायर कर रहे हैं, इस साइड से भी बुलेट को फायर कर रहे हैं और इस साइड से भी बुलेट्स को फायर कर रहे हैं। जब हमने दोनों साइड से बुलेट्स को फायर किया तो क्या ऑब्जर्व हुआ बेटा, तो कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व हुआ मुझे, तो कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व हुआ। मतलब ये वो रीजन देखने को मिला जहां पे नंबर ऑफ बुलेट्स जो मेरे को मिल रही थी वो बहुत ज्यादा थी, जो नंबर ऑफ बुलेट्स मेरे को मिल रही थी वो कैसी थी, बहुत ज्यादा थी। इस साइड में नंबर ऑफ बुलेट्स क्या होती जा रही, कम होती जा रही है, इस साइड में नंबर ऑफ बुलेट्स क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। तो बीच में क्या हुआ, नंबर ऑफ बुलेट्स हमारे पास कैसी मिल रही है, बहुत ज्यादा मिल रही है। यहाँ ये चीज हमको ऑब्जर्व हुई कब, जब हम लोगों ने बुलेट्स को फायर किया। मतलब उसको कैसा कंसीडर किया हुआ है हम लोगों ने, पार्टिकल कंसीडर किया हुआ है। क्या माना हुआ है हम लोगों ने, उसको एक पार्टिकल माना हुआ है। तो जब पार्टिकल की हम लोगों ने फायरिंग की तो कुछ ऑब्जर्वेशन जो हमें देखने को मिला वो इस तरीके से हम लोगों को ऑब्जर्व मिल रहा था। और ये क्या हो गया मेरे पास, P1 प्लस P2, मतलब ये दोनों का जो रेंज था वो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स जो फायर हो रहे हैं वो इस एरिया में कैसे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जब इसको बंद किया था, इसको खोला था तो यहाँ ज्यादा मिल रहे थे, जब इसको खोला था, इसको खोला था, इसको बंद किया था तब यहाँ ज्यादा मिल रहे थे, इसको खोला इसको बंद किया तब यहाँ ज्यादा ऑब्जर्व हो रहे थे। जब दोनों को एक साथ खोल दिया तो ये हमारे पास ऑब्जर्वर
ने ये ऑब्जर्व किया बेसिकली। ठीक है, कैसा माना इसको? पार्टिकल माना। अब मान लो मैंने क्या किया, मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक लाइट ले ली मैंने, इस जगह पे ये लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। अब इस सोर्स ऑफ लाइट में से फिर से मैंने क्या किया, इसी तरीके से पूरा सेटअप है मेरे पास। यहाँ पे क्या कर दिया, एक होल है मेरे पास और एक होल मेरे पास यहाँ पे है। ठीक, क्या ऑब्जर्व हुआ, इसको पहले क्या किया, इस साइड से जब लाइट मेरे पास गया इस साइड में, तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है मेरे को, कुछ इस तरीके से बना। इस तरीके से बना मतलब ये वाला वो रीजन है जहां पे मेरे को एम्पलीट्यूड कैसा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। एम्पलीट्यूड कैसा मिल रहा है मेरे को, बहुत ज्यादा मिल रहा है इस जगह पे। सिमिलरली अब ये बंद किया, इस साइड से देखा, ये बंद किया, इस साइड से देखा, तो वो लाइट मेरे पास कुछ इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी। तो इसका कुछ ऑब्जर्व जो हुआ वो ऐसे ऑब्जर्व हुआ, मतलब ये वो रीजन आया जहां पे नंबर ऑफ फोटोन्स, बेसिकली कौन से, नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स की बात करें तो यहाँ पे कैसे आ रहे हैं मेरे पास, मैक्सिमम आ रहे हैं जो जाके उससे टकरा रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स की बात करें तो ये वो रीजन है जहाँ पे टकरा टकरा ज्यादा टकरा रहे हैं। ऊपर जाते जाओगे तो वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। इस साइड में जाओगे तो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो इसका बोला मैंने P1, इसका मैंने क्या बोल दिया, P2। सेम ही है, इस साइड में भी वही सेम था, जैसा यहाँ पे है वैसा ही सिमिलरली यहाँ पे है। बट हम लोगों ने जब आगे ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जब दोनों छेद को हम लोगों ने खोल दिया, इन दोनों होल्स को क्या कर दिया, एक साथ खोल दिया, तो जब लाइट इस साइड से भी गई, इस साइड से भी गई, तो क्या ऑब्जर्व होता है। अब हमको ऑब्जर्व कुछ इस तरीके से हुआ, कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस साइड में मैंने देखा यहाँ पे, तो ये वो रीजन है जहां पे एम्पलीट्यूड तुमको कैसा मिल रहा है, सबसे ज्यादा मिल रहा है। मतलब ये इस रीजन के अंदर नंबर ऑफ फोटोन्स की बात की जाएगी तो वो सबसे ज्यादा गिर रहे हैं, सबसे ज्यादा गिर रहे हैं। इस जगह पे देखोगे यहाँ पे कैसे हुए, कम हुए, यहाँ पे क्या हुए, फिर ज्यादा हुए, यहाँ पे क्या हुए, कम हुए। बेटा इन चीजों को अपन लोग अंग्रेजी में फ्रिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस। इनको अपन लोग फ्रिंजेस के नाम से जानते हैं। ये कम ज्यादा, कम ज्यादा। अब ये पता कैसे लगा हम लोगों को, तो इसकी इंटेंसिटी के बेस पे डिपेंड करता है। तो हमें ये पता है कि इंटेंसिटी जो होता है किसी भी लाइट का, वो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये पैटर्न हम लोगों को ऑब्जर्व हो रहा है किसका, P1 प्लस P2 का। ये पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला कि यहाँ पे हो रहा है बेटा ये इंटरफेरेंस। और कौन सा इंटरफेरेंस है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्या देखने को मिला, यहाँ पे इंटरफेरेंस देखने को मिला। तो जब हम लोगों ने लाइट ली तो यहाँ पे इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। जब हमारे पास पार्टिकल थे, ये गन हम लोगों ने कोई शॉट्स किए, बुलेट शॉट्स किए, तो हम लोगों को पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था। यहां से हम लोगों को बेसिकली ऑब्जर्व हुआ, यहाँ से हम लोगों को ऑब्जर्व हुआ कि जो लाइट है वो किस तरीके से वेव नेचर आ रहा है मेरे पास, और यहाँ पे जो पार्टिकल है वो पार्टिकल का कुछ इस तरीके से आ रहा है ये इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि इसी जगह पे, इसी लाइट की जगह पे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बेटा एक सोर्स ले लिया, और सोर्स वो कुछ ऐसा है जिसके अंदर बीटा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। तो बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन का सोर्स हो गया वो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रख देते हैं जो बीटा एमिटर है हमारा। तो इस लाइट की जगह पे मैंने क्या रख दिया, एक बीटा एमिटर रख दिया, बीटा एमिटर। जैसे ही मैंने बीटा एमिटर इस जगह पे रखा तो मैं, मुझे क्या ऑब्जर्व होता है, मुझे दिखता है बेटा कि जो पैटर्न दिखाई दे रहा था यहाँ पे इन केस ऑफ क्या लाइट, वैसा ही कुछ पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ जब बीटा एमिटर सोर्स रखा गया। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रखा तो भी इस तरीके से ही ऑब्जर्व हुआ, और उसके अंदर भी ये ऑब्जर्व हुआ कि इंटरफेरेंस आ रहा है, इंटरफेरेंस आ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, सो यहां से हम लोगों को ये पता लगा कि मैटर जो होता है वो भी वेव नेचर शो करता है। क्लियर हुआ। सो ये तरीके थे कुछ समझाने के, किसके अंदर, मैटर के अंदर क्या, कौन सा बिहेवियर बेटा, वेव नेचर। मैटर के अंदर कौन सा, वेव नेचर। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक। सो इसके ऊपर हम लोग एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिटा दूं इसको, जिसको उतारना है वो पॉज करके इसको उतार ले, बाकी का मैं आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, सो ये पूरा हमारा हो गया बेटा कौन सा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब हम लोग चलते हैं अगली चीज के पास। अब हम लोग चलते हैं अगली चीज के पास।
चलो बच्चा पार्टी। सो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली wavelength of a particle having mass कितना 13.2 kg, having mass 13.2 kg with velocity 5 into 10 raised to the power 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ किसका, ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास। उसका एक मास दिया हुआ है हम लोगों को और साथ में क्या दे रखा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें ये पता है बेटा, डी ब्रोगली वेवलेंथ वही पार्टिकल शो करेंगे जो मोशन में होंगे। ये मैं ऑलरेडी सारी बातें लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ आप लोगों को। सो यहाँ से हमको पता है कि लेमडा जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, एच अपॉन एम वी के बराबर आएगा। क्लियर है, एच अपॉन एम वी के बराबर आएगा। एम क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है। तो इस जगह पे लेमडा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 6.62, ये लिख देता हूँ, इनटू 10 रेज़ टू द पावर कितना, -34 क्या जूल सेकेंड्स। क्लियर है, डिवाइडेड बाय मास कितना लिख देंगे, तो ये मास 13.2 kg में ही रहने देते हैं इसको। इनटू वेलोसिटी की बात करें तो 5 into 10 रेज़ टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो यहाँ से अपन लोग क्या कर सकते हैं बेटा, जस्ट इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ से इसकी बात करेंगे अपन लोग तो 6.6 ही लेंगे अपन लोग, तो ये लगभग कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगा। और इस साइड में बात करेंगे अपन लोग तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होगा मेरे पास, मीटर पर सेकंड। ये वाला चीज मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। तो इस साइड में इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ रहा है मेरे पास, 10 रेज़ टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना 2, ये वाला चीज। तो बेटा कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 रेज़ टू द पावर 3, 10 रेज़ टू द पावर 3। अब ये ऊपर गया तो बेसिकली ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर -37। कितना हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर -37 मीटर। कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। क्लियर है सब लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल if the wavelength of B particle is 20 angstrom। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इफ द वेवलेंथ ऑफ, दो पार्टिकल बेसिकली दे रखे हैं, दोनों किसमें है, मोशन में है ना। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इफ वी हैव, यहां पर लिख लेते हैं, इफ वी हैव 2 particles इन किसके अंदर, मोशन। इफ 2 particles इन किसके अंदर, मोशन, देन ये क्वेश्चन आ गया। then calculate the wavelength of a particle if the wavelength of B particle is 20 angstrom and the momentum of B particle is half of किसका, A particle is half of किसका, A particle। सो बेटा बेसिकली हम लोगों को क्या निकालना है इसके अंदर, हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, दोनों के दोनों पार्टिकल किसमें, मोशन में है। सो हम लोगों को वेवलेंथ निकालना है ए पार्टिकल का। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इसके अंदर, ध्यान देना। सो हम लोग लिखते क्या है, लेमडा ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, एच अपॉन मोमेंटम क्या हो गया मेरे पास, एम बी ऑफ किसका, ए। तो लेमडा ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम बी ऑफ किसका, ये बी आ जाएगा। सही है। अब लेमडा ए हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन लेमडा ऑफ बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 20 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। तो एक काम कर लेते हैं, इसकी जगह पे यहाँ पे 20 लिख देते हैं। ठीक है, ये h और ये h की बात करेंगे अपन लोग तो क्या होगा बेटा जी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सो बेसिकली
x डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम बी मोमेंटम ऑफ किसका, b डिवाइडेड बाई मोमेंटम ऑफ किसका, a। क्लियर है सबको। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड द मोमेंटम ऑफ b पार्टिकल इज हाफ ऑफ a पार्टिकल। तो मान लो a का यदि मेरे पास 1 है तो इसका कितना होगा, 0.5 होगा। क्लियर है। सो बस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1/2 विच इज 10 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है सब लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस याद रखना कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो यहाँ पे किसके लिए एप्लीकेबल होती है बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। अपन लोग लार्ज पार्टिकल्स के लिए इनके बारे में कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है। और वो ऑब्जर्व भी हम लोगों को होगी, तो उसके ऑब्जर्वेशन कब होगा, जब मास यहाँ पे वैल्यू कैसा हो, बहुत कम। जब ये वैल्यू बहुत कम होगी तभी तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा मिलेगी अपने को। लेकिन यदि इसका मास हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब जो मैटर जितना बड़ा होगा उसका वेवलेंथ उतना छोटा होगा। छोटा मतलब हम लोग उसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। इवन एक बॉल की वेवलेंथ भी बहुत ज्यादा होती है, समझ में आ रहा है, मतलब उसको इतनी छोटी होती है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो बेसिकली एप्लीकेबल किसके लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। फटाफट से इसको देखो, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा पार्टी बढ़े आगे। अब हम लोग चलते हैं बेटा आगे, और आगे किसके साथ चलते हैं, नेक्स्ट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज व्हाट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक। अब ये बेटा ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या समझाया वो आप समझने की कोशिश करना। हम लोगों को अब तक बेसिकली ये तो आइडिया हो गया था कि लाइट जो होती है, लाइट भी दोनों नेचर शो करती है, और जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर जो होता है वो भी दोनों नेचर शो करता है। मतलब उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है और उसके अंदर वेव नेचर भी है। समझ में आया। अब इनके मुताबिक ऐसा बोला गया कि बेसिकली हमारे पास दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं भाई साहब। एक होते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल के और एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के। माइक्रोस्कोपिक लेवल के वो पार्टिकल्स हैं जिनको अपन लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इन सब चीजों की बात करें तो ये सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल हमारी जो डेली लाइफ होती है, पेन हो गया, पेपर हो गया, बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बुलेट्स हो गई, ये सब की चीजें कैसी है मेरे पास, मैक्रो। क्लियर है। सो इन्होंने ये देखा कि जब हम लोग बात करते हैं किसी बस की, है ना, ये तुमने साईफाई मूवीज में या फिर जो अच्छी हाई जिसमें काफी यूज हुआ है किस चीज का बेटा, टेक्नोलॉजी का, ऐसी मूवी तुम लोग बेसिकली देखोगे तो वहां पे क्या है, इनके पास सेंसर्स होते हैं, इनके पास मशीन्स होती हैं अच्छी क्वालिटी की, जो कि हम लोगों को किसी भी मूविंग व्हीकल का पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन, ये हम लोगों को बता देता है। हम लोगों को पता लग सकता है कि कोई भी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, उस गाड़ी का मोशन किस डायरेक्शन में है, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास इतनी एडवांस मशीनरी है। बट कोई हमसे ये बोलेगा कि क्या तुम ऐसी मशीन बना सकते हो जिसके अंदर 0% एरर हो, तो हम ये नहीं कह सकते उससे कि हाँ भाई मैं ऐसी मशीन बना दूंगा, जब तक कि भगवान ने खुद तुम्हें लाके ना दे दी हो कि लो ये मशीन है, ये आइडियल है। सिंपल सा फंडा, ये बताया था ऑलरेडी कि आइडियल जैसा कुछ होता ही नहीं है इस दुनिया में। मतलब हम ऐसी कोई मशीन बना ही नहीं सकते जिसके अंदर 0% एरर हो, जब तक किसी दैवीय शक्ति ने तुमको ना दी हो वो मशीन। बट ऐसा तो संभव नहीं है ना, मतलब हर चीज के अंदर एरर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग ये देखते हैं कि यदि हमारे पास जो लैम्डा आ रहा है वो लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर है, मेरे पास h/mv के बराबर है। मतलब मास मेरे पास जितना ज्यादा होगा लैम्डा उसका उतना कम होगा, और लैम्डा जितना छोटा होगा
डी ब्रोगली वेवलेंथ उसकी उतनी कम आएगी, मतलब हम इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब उनके, यदि हम लोग डायरेक्शन की बात करें कि कोई भी मेरे पास क्या है, कोई भी मैक्रोस्कोपिक लेवल का पार्टिकल, मान लो ये फुटबॉल ही है, ये फुटबॉल है मेरे पास, तो ये जो फुटबॉल है, फुटबॉल यदि जा रही है तो फुटबॉल का डायरेक्शन यही होगा, मेरे पास एक डायरेक्शन फिक्स्ड है इसका, इस डायरेक्शन में मूव करेगी ऐसे। लेकिन सब अटोमिक पार्टिकल होगा, वो सब अटोमिक पार्टिकल मेरे पास कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से वेव नेचर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कैसा है मेरे पास, सब अटोमिक पार्टिकल है, सब अटोमिक पार्टिकल, इसके अंदर वेव नेचर है। ये कैसा है, इसका ये फिक्स्ड इस तरीके से मोशन है, किसका, ये मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ है मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें अपन लोग, तो ये बेसिकली किसको फॉलो करते हैं, ये न्यूटोनियन डायनामिक्स को फॉलो करते हैं। इनकी पोजीशन वगैरह वगैरह बता सकते हैं अपन लोग किससे, मोशन से, न्यूटोनियन डायनामिक्स। समझ में आ रहा है, ये हम बता सकते हैं इससे। क्लियर हुआ? अच्छा, इनके बीच में जो एरर आ रहा है बेसिकली, किसी भी मैक्रोस्कोपिक लेवल में कोई भी मेरे पास एरर आ रहा है, तो उस एरर को हम कई हद तक खत्म कर सकते हैं। कैसे? बाय एडवांस मशीनरीज, बाय एडवांस टेक्निक्स, हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। बट ये नहीं बोल सकते कि उसको हम 100% एकदम एक्यूरेट बना सकें। समझ में आ रहा है? बट स्टिल काफी हद तक, मतलब हम एकदम बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं उस एरर को। लेकिन जब बात आती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो सबसे बड़ा दिक्कत यही आता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या हम लोग उनकी मोमेंटम, क्या उनकी पोजीशन को प्रिसाइजली हम लोग मेजर कर सकते हैं? प्रिसाइजली हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? प्रिसाइजली क्या हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं? तो यही बेसिकली किसने समझाया, ये इन्होंने समझाया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने अपने प्रिंसिपल में इन्होंने समझाया। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए। देयर इज एन एक्चुअल लिमिट टू एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। सो बेसिकली हम लोग जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसके अंदर कोई तो एक्चुअल लिमिट होगी, किस चीज की, एक्यूरेसी की। कोई तो एक्चुअल लिमिट होगी एक्यूरेसी की, किसकी एक्यूरेसी इतनी तक हो सकती है। समझ में आ रहा है? बट इसका बेसिकली हम लोग बात करें तो फिजिकल सिग्निफिकेंस कोई नहीं है, एंड इट डज नॉट, एंड इट डज नॉट हैव, एंड इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल significance, significance does not have any physical significance। ठीक है, सो इनके अनुसार बेसिकली ये बोला गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के अनुसार कि जो भी मेरे पास पार्टिकल्स हैं, कौन से वाले पार्टिकल्स, जो कि माइक्रो लेवल के हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की आप लोग यदि पोजीशन निकालने के लिए जाओगे तो आप उसके मोमेंटम में गलती कर दोगे, यदि उसकी मोमेंटम निकालने जाओगे तो उसकी पोजीशन में गलती कर दोगे। मतलब जो चीज आप जितनी ज्यादा एक्यूरेटली नापोगे, दूसरी चीज में उतना ही ज्यादा एरर आएगा, उतना ही ज्यादा एरर आएगा। सो इन्होंने ये बोला कि इस एरर की एक लिमिट दी और बताया कि इनका एरर जो होगा वो यहां तक हो सकता है, एक लिमिट दी। ठीक है, सो इनके अनुसार एक डेफिनेशन दिया गया। कौन सा डेफिनेशन दिया गया बेटा? इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible, it is impossible to, it is impossible to measure किसको बेटा? मोमेंटम, मोमेंटम एंड पोजीशन, मोमेंटम एंड पोजीशन टुगेदर, टुगेदर of a subatomic, of a subatomic
पार्टिकल, ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब हम लोग उसकी मोमेंटम और पोजीशन दोनों को एक साथ, पार्टिकल की मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट इन्होंने लिमिट दिया और इन्होंने बोला, क्या बोला बेटा, कि डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, या फिर पहले डेल्टा पी लिख देते हैं, डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो इसकी इन्होंने एक लिमिट दे दी कि ये जो लिमिट होगी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ किसका, पोजीशन, प्रोडक्ट ऑफ किसका बेटा, मोमेंटम, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो कैसा होगा, h अपॉन 4 पाई से बड़ा या उसके बराबर। और h का वैल्यू तुमको पता है कि कैसा आता है मेरे पास, 6.626 इंटू 10⁻⁴ कितना, -34। अब तुम समझ सकते हो कि ये वैल्यू तो इससे बड़ी होगी, और ये वैल्यू बड़ी है, जब तुम इसके साथ डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी छोटी होगी, ये वैल्यू कितनी छोटी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हुआ सबको? आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि यदि हम लोग मोमेंटम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, डेल्टा एक्स आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन एम को मैं यहाँ से ले गया इधर, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा वी, ये आ जाएगा 4 पाई एम। यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है मेरे पास, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी किसके अंदर, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और ये क्या है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन किसके अंदर बेटा, मोमेंटम, जिसमें मास कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो इसीलिए यहाँ पे ये आ गया अनसर्टेनिटी इन इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। और इसकी लिमिट दे दी किसके बराबर होगी, h अपॉन 4 पाई m। अब आप सोचो मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए जो m का वैल्यू है कैसा होगा, ज्यादा होगा, अरे ज्यादा होगा। यदि m का वैल्यू मेरे पास बहुत ज्यादा होता जाएगा, h का वैल्यू पहले से ही बहुत कम है, तो ये वाला जो वैल्यू आने वाला है, ये प्रोडक्ट आने वाला है, इसका वैल्यू कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, जो कि हमको ऑब्जर्व नहीं होगा, बहुत छोटा होगा। तो इसीलिए ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इन्होंने जो बोला, बेसिकली इन्होंने बोला ही किसके लिए है, ये माइक्रो लेवल के लिए है। ये भी बात, ये सब चीजें माइक्रो लेवल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए बात कर रहे हैं, ना कि बड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो बड़े बच्चा पार्टी आगे। अब मुद्दा ये आता है कि सर हम लोगों ने ये जो लिया है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ही क्यों लिया है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है ना, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्या कर दिया है, बता दिया है। जैसे मान लो यदि अपन लोग बात करें कि मेरे पास क्या है, एक पीस है मेरे पास किस चीज का, 1 माइक्रोग्राम ऑफ गोल्ड, क्या ले लिया मैंने, 1 माइक्रोग्राम ऑफ किसका, गोल्ड। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 10⁻⁻⁶ होगा, केजी में करोगे तो ये 10⁻⁻⁹ केजी का पार्टिकल है गोल्ड का एक। और एक मैंने एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है जिसका मास होगा मेरे पास कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻ कितना, -34 जूल सेकेंड, यही सॉरी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। ठीक, ये होगा। अब मैंने क्या किया, इसका जैसे लैम्डा अपन लोगों ने ये निकालना ना, क्या निकालना है अपन लोगों को, लैम्डा की बात करेंगे तो लैम्डा किसके बराबर होगा, h अपॉन एम बी के बराबर होगा, h अपॉन एम बी के बराबर होगा। या फिर हम लोग बात करें किसकी, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अपन लोग लेते थे h अपॉन 4 पाई m। तो m की जगह पे अपन लोग जो लिखेंगे वो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 10⁻⁻⁹ देखो यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻⁻ कितना, -34। यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14। मिनिमम कितना ले सकते हैं, इक्वल ले रहा हूँ, मिनिमम कितना ले रहे हैं इसके, इक्वल। इवन इवन तुम देखोगे कि ये यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला आ रहा है मेरे पास, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई m, ये जो हम लोग लिखते हैं, इवन हम लोग बोलते हैं कि ये मिनिमम कितना हो सकता है, ये तो बड़ा रहेगा इससे,
लेकिन मिनिमम कितना हो सकता है? अरे ये बराबर हो सकता है ना इसके, मिनिमम तो सबसे यही हो सकता है। बट तुम देखोगे कि ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये h/2 तक कम चली जाती है, इवन कभी कभी तो h तक ही कम चली जाती है, मतलब मिनिमम ये वैल्यू जा सकती है इसकी। बट हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? h/4 पाई ही लेना है आप लोगों को। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी जो मेरे पास वैल्यू आएगा वो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू ले सकते हैं इसको। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आएगा, फिर से 6.626 इंटू 10 टू द पावर कितना, -34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 अब इस बार क्या लेना है, 4 पाई 3.14 इंटू मास लेना है कितना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। समझ रहे हो? ये लगभग लगभग जो आएगा मेरे पास, ये 10 टू द पावर -4 या -5 तक आएगा मीटर में। मतलब किसका, ये आ जाएगा मेरे पास मीटर, और ये मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा मेरे पास मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। और ये लगभग लगभग आएगा मेरे पास बेटा कितना, 10 टू द पावर 4 तिया 12 6 दूनी 12, मतलब 10 टू द पावर तुम खुद सोचना 3.14 ले रखा है यहाँ पे। ये केजी है, तो केजी कितना है, 10 टू द पावर -9 है। ये ऊपर गया तो कितना आ जाएगा, ये 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना, ये 30 बचा, और ये 26, ठीक है, 26 4 30, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ चलो चलो 25 करके देखते हैं इसको, 25 सही है। अब यहाँ पे 6.626 इंटू 10 टू द पावर कितना बचा मेरे पास, -25 डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 10 3.14, ये आ गया मेरे पास। तो इसको देखेंगे लगभग लगभग कितना आएगा, 10 टू द पावर -24 बोल सकते हैं अपन लोग इसको, कितना, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे जब हम लोग इसकी अनसर्टेनिटी की वैल्यू देखने जा रहे हैं तो वो कितनी आ रही है, 10 टू द पावर -24, यहाँ पे कितनी आ रही है, 10 टू द पावर -4। अब आप खुद सोचो कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास वो इतना कम होने पे भी इसकी वैल्यू इतना शो कर रहा है, इतना होने पे भी ये वैल्यू इतना शो कर रहा है। तो जब मास हम लोगों ने कोई एक माइक्रोग्राम लिया, जो कि आप सोच सकते हो कि ऐसे ऐसे मिलियंस पार्टिकल जब आपस में जोड़े जाते हैं तब जाके 1 ग्राम बनता है, ऐसे मिलियंस पार्टिकल आपस में गोल्ड के जब जोड़े जाते हैं तब जाके 1 ग्राम बनता है। तो सोच सकते हो कितना छोटा पार्टिकल हम लोगों ने लिया है, तब जाके इसका जो वैल्यू आ रहा है मेरे पास 10 टू द पावर -24 आ रहा है, जहां से ये पता लग रहा था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये बेसिकली एप्लीकेबल है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। क्लियर है? उतारो इसको, आगे बढ़ते हैं। चलें, यहाँ पे कई बार ऐसे लिख देगा बेटा, बस याद रखना इसको h/2 पाई, ठीक है। सो इसी को अपन लोग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, h/, ये 2 पाई के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 2 2 जा 4 पाई, तो यहाँ पे 2m आ जाएगा बेसिकली मेरे पास, ऐसे। क्लियर है? सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें तो अब क्या ऑब्जर्व होता है, और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जैसा करवाया, और एक्सपेरिमेंट जैसा करवाया तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई जब हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल जो होता है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल कैसा है, बहुत छोटा है। अब बहुत छोटा है, यदि हमें उसकी मोमेंटम और उसकी पोजीशन दोनों को यदि मेजर करना है तो एटलीस्ट हमें दिखना तो चाहिए वो पार्टिकल, एटलीस्ट हमें दिखना तो चाहिए वो पार्टिकल। अब वो पार्टिकल जो है यदि दिखेगा ही नहीं तो हम लोग उसकी पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट कर कैसे पाएंगे। तो इन्होंने क्या देखा
कि कोई भी पार्टिकल हमें जब दिखाई देगा जब हम लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, कुछ लाइट जाएगी, लाइट के फोटोन्स होंगे, उससे टकराएंगे, रिफ्लेक्शन होगा, वो रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में जाएगा, तब जाके हमें वो पार्टिकल दिखाई देगा, तब पार्टिकल हमें दिखाई देगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि लैम्डा इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने, एच अपॉन एम बी बोला। अब यहाँ पे मास ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो ये कैसा है, मेरे पास कम है, तो लैम्डा की वैल्यू कैसी होगी, मेरे पास ज्यादा। बट ये जो है बेसिकली, ये जो है ये कैसा है, ये लाइट का नेचर है, लाइट का नेचर है मेरे पास, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है मेरे पास ये कौन सा है, ये लाइट का नेचर है, फोटोन, क्लियर है। बट इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव शो करता है। जब किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, मैंने आपको पढ़ाया था ये, किस वेव, कितनी वेव किसके बराबर होगा, इसका एन लैम्डा के बराबर। मैंने कुछ इस तरीके से बताया था आपको, इस तरीके से बताया था आपको, यहां से जाएगा तो कुछ इस तरीके से जाएगा, समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से स्टैंडिंग वेव्स था ये। तो इससे नहीं बताना है हम लोगों को कि यहाँ पे मास कम होगा तो लैम्डा ज्यादा हो जाएगा, ये चीज नहीं। बट ये ऑब्जर्व हुआ हम लोगों को कि जब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई, जिन फोटॉन्स की वेवलेंथ कैसी है मेरे पास, कम है। वेवलेंथ कैसी है मेरे पास, कम है, वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ इज लेस, वेवलेंथ इज लेस। यदि लैम्डा कम होगा तो हम लोग उतना ही फाइन देख पाएंगे, जूम करके देख पाएंगे उस पिक्चर को, फाइन देख पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे उसका, उसकी पिक्चर को अच्छे से देख पाएंगे, क्लियरली देख पाएंगे, समझ में आ रहा है। सो हम लोगों को वेवलेंथ कैसी चाहिए, इसकी कम चाहिए। वो वेवलेंथ कम वाला फोटोन होगा मेरे पास, इससे जाके क्या करेगा, टकराएगा। अब वेवलेंथ इसकी कम है तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो यहां से वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी क्या होगा इसका, ज्यादा। और यदि बेटा इसका एनर्जी ज्यादा होगा तो इसका मोमेंटम भी कैसा होगा, ज्यादा। मोमेंटम भी कैसा होगा इसका, जल्दी बोलो फटाफट से, ज्यादा। फिर से सुनो, हमने क्या देखा, माइक्रोस्कोपिक लेवल का मेरे पास पार्टिकल था, उसके ऊपर हम लोगों को मोमेंटम उसका और उसकी पोजीशन दोनों को हम लोगों को मेजर करना था। बट सबसे बड़ा मुद्दा ये आया कि इतना छोटा पार्टिकल हम लोग उसको देखेंगे कैसे, क्योंकि हमें कोई चीज तब दिखाई देती है जब फोटोन्स की बम्बार्डमेंट की और उससे वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आए तो वो हमको दिखाई देगा। बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो वेवलेंथ कम वाले हैं उनको हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर डाला। वेवलेंथ कम क्यों लिया, क्योंकि उससे हम लोग जूम इजीली कर सकते हैं, हमको क्लियरली इमेज पिक्चर दिखाई देगी, ठीक है। फाइन फाइन होगा वो, हमारा इमेज जो होगा वो हमारा फाइन होगा यदि हम लोग वेवलेंथ, लेस वेवलेंथ वाली लाइट को यहाँ पर डालेंगे। हाई वेवलेंथ वाला डालोगे तो वो उसको अपन लोग क्लियरली देख नहीं सकते। अब हमने देखा कि वेवलेंथ मेरे पास कम पार्टिकल की हम लोगों ने इसके ऊपर डाली। अब वेवलेंथ कम है तो इसकी एनर्जी कैसी है, ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है तो मोमेंटम कैसा है, इसका ज्यादा है। और मोमेंटम यदि इसका ज्यादा है तो जाके जाके क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को डिस्टर्ब कर देगा बेटा। वो फोटोन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को डिस्टर्ब कर देगा। मतलब हम लोग तो क्या देखने आए थे, एक्यूरेटली मेजर कर सकें किस चीज को, मोमेंटम और उसकी पोजीशन को। लेकिन उस जो फोटोन आया मेरे पास उसने क्या कर दिया, उस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को ही डिस्टर्ब कर दिया। मतलब तुम पोजीशन तो डिटरमाइन कर सकते हो बट मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। पोजीशन तो तुम डिटरमाइन कर सकते हो लेकिन मोमेंटम को डिटरमाइन यहां से नहीं कर सकते हो। मतलब पोजीशन को तुम डिटरमाइन कर पा रहे हो भाई साहब, लेकिन मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इस मोमेंटम ने क्या कर दिया, उस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को ही खराब कर दिया, खराब कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा पार्टी। अब उन्होंने बोला कि मान लो लैम्डा मैंने पास ज्यादा ले लिया, तो लैम्डा यदि मैंने ज्यादा कर दिया यहां से तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। सो लैम्डा यदि मैंने ज्यादा कर दिया तो एनर्जी क्या हो जाएगा, मेरे पास कम हो जाएगा। एनर्जी कम हुआ तो मोमेंटम भी क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, अरे मोमेंटम भी कम हो जाएगा। तो अब तुम मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम को तो एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, लेकिन जो मेरे पास लैम्डा यदि तुमने यहाँ पे बढ़ा दिया तो जो लैम्डा बढ़ा दिया वो अब हम लोगों को एग्जैक्टली पिक्चर नहीं दिखाई देगा उसका कि उसकी पोजीशन क्या है। मतलब तुम लैम्डा बढ़ा रहे हो तो तुम लोग पोजीशन नहीं निकाल पा रहे हो, और जब तुम लोग लैम्डा कम कर रहे हो तो तुम लोग उसका मोमेंटम नहीं निकाल पा रहे हो। तो यहां से क्या प्रूव होता है, यहां से ये प्रूव होता है कि दोनों चीजों को तुम एक साथ कभी भी नहीं निकाल सकते, वो भी एक्यूरेटली। एक चीज को तुम जितना ज्यादा एक्यूरेटली निकालने की कोशिश करोगे दूसरी चीज में उतना ही ज्यादा एरर देखने को मिलेगा तुमको। मान लो तुमने बोला कि मैं मोमेंटम इसका बहुत क्लियरली इमेज बना दूंगा कि इसके मोमेंटम का वैल्यू एग्जैक्ट इतना होगा, तो जितना एक्यूरेटली तुम सोचोगे कि मोमेंटम बता रहे हो उतना ही गलत,
तुम्हारा पोजीशन आएगा इसका। समझ में आ रहा है? कुछ लिख सकते हो तो यहाँ से लिखो, नहीं तो फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो। अब इन्होंने क्या बोला कि जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, कॉन्जुगेट पेयर का ही होगा। तो जैसे तुम लोगों ने अभी क्या बोला बेटा, यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला तुमने क्या बोला, एक तुमने बोला कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये क्या है, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम, इसका मल्टीप्लाई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, इसके बराबर होगा। दूसरा तुमने क्या बोला, डेल्टा एक्स अनसर्टिनिटी इन पोजीशन इंटू डेल्टा वी अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, एम के बराबर होगा। ऐसे ही अपन लोग डेल्टा ओमेगा इंटू डेल्टा थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई बोल सकते हैं। कॉन्जुगेट बस पेयर लेने हैं अपन लोगों को, है ना। ऐसे ही चौथा अपन लोग डेल्टा ई एनर्जी और टाइम का ले सकते हैं, टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं किसके लिए, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन के लिए। ठीक है, सो एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, if the uncertainty in position, क्वेश्चन ले ही लेता हूँ ना, एक सेकेंड। if the uncertainty in position of an electron is of the order of 5 angstrom, then calculate the uncertainty in speed. Then calculate the uncertainty in speed. बस ये क्वेश्चन। अब देखो बेटा, इसको अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा पार्टी। सो हम लोगों को क्या बोल रखा है उसने कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। देन कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन स्पीड। स्पीड में अनसर्टेनिटी निकालना है, बेसिकली वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालना है, पोजीशन में तुम लोगों को दे रखा है। सो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन लोग, कौन सा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। जब इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा तो इसको इक्वल मान लेना तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एम आ जाएगा, तो अनसर्टेनिटी पोजीशन दे रखा है, तो डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना, -34 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स को क्या लिख दो, 5 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा, मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -10 होता है, तो ये 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 इंटू 4 इंटू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31। यहां से आ जाएगा बेटा आपका आंसर, ठीक है। सो ये कहानी थी हमारे पास किसकी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, ठीक है। सो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस और भी करेंगे, बट आप लोग प्रैक्टिस करिए इनके क्वेश्चंस, अपने मॉड्यूल से सॉल्व करिए, ठीक है। बाकी मैं जो क्वेश्चंस हैं वो सोच रहा हूँ कि जब नेक्स्ट चैप्टर प्लान करूंगा, नेक्स्ट चैप्टर जब डालूंगा तो साथ साथ में पहले से 5-5, 6-6 क्वेश्चन में ले लिया करूंगा, वो आपको करा दिया करूंगा, ठीक है। इस चैप्टर में ये नहीं हो पाया, बट हाँ इस चैप्टर के एकदम एंड में हम लोग जेई मेंस प्रीवियस ईयर सारे, जेई एडवांस प्रीवियस ईयर सारे और नीट प्रीवियस ईयर सारे, मतलब 3 लेक्चर्स बनाएंगे, जेई मेंस का अलग, एडवांस का अलग और नीट का अलग, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोग ये पढ़ने के बाद फिर उसको रेफर कर सकते हो। सो चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट
सिर्फ अच्छे करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।